आ जाओ पिछड़ा वर्ग आयोग। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है कि यह 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय है और 338 बी संविधान में कहां से आया? 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से निकल करके आता है, जो किस चीज के लिए काम करता है? ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए काम करता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। क्या है वो? 338 बी 2018 का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये एकदम क्या है वर्तमान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है। लेकिन इसका इतिहास बड़ा लंबा पुराना है भाई। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से 338 में प्रावधान किया गया था कि हम एससी एसटी वर्ग के उत्थान के लिए क्या करेंगे? एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया था कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हम क्या करेंगे? उत्थान के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। बात स्पष्ट हो रही है? तो अब जब प्रावधान किया गया है तो कुछ तो सरकार ने किया होगा ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाएगा। 340 की भाषा लिखी लो, है ना, 340 की भाषा लिख लो जिसके पास ना लिखी हो, ठीक है। 340 में लिखा गया है, 340 में लिखा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। अब हमको इसी अनुच्छेद का क्या करना? प्रयोग करना है। तो इस अनुच्छेद का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 340 का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में किया गया। किसके रूप में? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में 1953 में किया गया। इसको हमको समझना है। तो 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, सरकार ने दलित वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग आदि को लाभ प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का इस्तेमाल किया। सकारात्मक कार्रवाई मतलब होता है कुछ पॉजिटिव अप्रोच के तहत क्या करना है आपको? एक्शंस लेने हैं। इस एक्शन लेने की प्रक्रिया में क्या आता है भाई? 29 जनवरी 1953, है ना। इस प्रक्रिया में क्या आता है? 29 जनवरी 1953 को हमने क्या किया? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। यह पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? 29 जनवरी 1953 को। संविधान का 340 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। यही तो बात समझा रहा था मैं आपको। इस आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? काका कालेलकर। तो काका कालेलकर के नाम पर इस आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। यह बात स्पष्ट हो गई? काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। ये यहां पे मिस टाइपिंग है, इसको सुधार लेना, ठीक है। ये 0 इधर कर देना, 4 इधर कर देना। 340 है। 340 में भी बात स्पेसिफिक बात करो, 340 सब प्लस 2 है ना। ये यहां टाइपिंग मिस्टेक है, 304 नहीं 340 है ना। इसलिए जो समझा रहे थे वो उसको सुधार लेना भाई, है ना। तो ये तो क्या हो गया? पहला वो हो गया, काका कालेलकर आयोग बना दिया हमने। लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान तो यहां से हुआ नहीं था। हमारी समस्याएं तो अभी और चली आ रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। और यहां से क्या होता है? भारतीय राजनीति में एक नई समस्याएं निकल करके आती हैं। बट पहले तो हमको आयोग समझना है, समस्याएं की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग कहलाता है। किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? मंडल के अध्यक्षता में बनाया गया। तो कभी कभी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1979 को। वो कब बनाया गया? जनवरी 53 में। ये कब बनाया गया? जनवरी 1979 में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इस कारण इसको क्या कहते हैं? मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग कहते हैं। मंडल आयोग ने क्या किया? बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए और उन रिकमेंडेशंस के कारण क्या हो गया? एक नई प्रकार की राजनीति चालू हो गई। इस रिकमेंडेशन में सबसे जरूरी बात क्या है? इस आयोग के अनुसार देश में ओबीसी की एक संभावित जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? तो इनने बोला कि यदि देश में ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है तो देश में उसके अनुसार उनको आरक्षण कितना मिलना चाहिए? 27% का। ये इनका क्या था? रिकमेंडेशन था। ये इनका क्या था? सुझाव था। ठीक है। तो ये सब घटनाक्रम कब चल रहा था? जनता पार्टी के काल के दौरान चल रहा था, है ना। कब बनाया गया भाई? 1979 में। 1979 में किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की। जनता पार्टी मतलब मोरारजी देसाई की सरकार। कैसे याद रहेगा?
क्योंकि ये तो जस्ट उसके बाद बनाया जा रहा है ना, इमरजेंसी के बाद की सरकार है ये। 1978 में इमरजेंसी खत्म होगी भाई आपकी, 77-78 है ना। तो उसके बाद पहला चुनाव होगा, पहले चुनाव में कौन सी पार्टी निकल के आती है विजेता के रूप में? मोरारजी देसाई की सरकार। तो ये तो क्या था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग एकदम शॉर्ट में देखें यदि, तो 1979 में बनाया गया था, पीछे देखा हमने 340 के तहत बनेगा, ये भी देखा, बीबी मंडल अध्यक्ष थे, ये भी देखा, इसका मंडल आयोग कहते हैं। 1980 में रिपोर्ट आएगी, 27% आरक्षण देने की इनके द्वारा क्या कर दी गई, बात कर दी गई। समस्या कहां से चालू होती है? यहां से 1990 में इनके रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया गया। किसके द्वारा? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा। वीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह होंगे ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको लागू कर दिया गया। लिखा आपने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। अब क्या हुआ भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि लागू करने के पश्चात लगने वाली आग को कंट्रोल कर सके, सरकार गिर गई। इससे क्या हुआ, सरकार गिर गई। और यहां से देश में चालू होता है क्या, मंडल और कमंडल की राजनीति। ठीक है, मंडल और कमंडल की राजनीति चालू होती है। इन सबको ठंडा करने के लिए उनने क्या कर दिया, 27% आरक्षण दे दिया ना। तो यहां समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हुई कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था, उन्होंने बोला कि हमको भी आरक्षण दे दो, और ये वो दे नहीं पा रहे थे, सरकार गिर गई। इसके बाद सरकार आती किसकी, नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव की सरकार क्या करती है, बीच का रास्ता निकालती है। उनने क्या बोला कि यार 27% ओबीसी को जो दिया है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी देंगे। आवाज क्या हो गई, थोड़ी सी ठंडी हो गई। नरसिम्हा राव ने क्या बोल दिया कि हम 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देंगे। आवाज क्या हुई, ठंडी हुई। लेकिन समस्या फिर खड़ी होगी। समस्या क्या खड़ी हो गई कि ओबीसी ने बोला कि क्यों दोगे 10%। तो जब क्यों दोगे 10% का मामला उठ के आया, तो पूरा का पूरा मामला कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके कौन गया, इंदिरा साहनी लेके गई। इंदिरा साहनी कौन थी उस समय की, काफी प्रतिष्ठित वकील थी। इस कारण इस केस को क्या कहा जाता है, इंदिरा साहनी केस कहते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं, इंदिरा साहनीवाद 1992। यहां से बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्या बात कि 9 जजेस की बेंच बैठी। 9 जजेस की बेंच बैठना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठना कोई छोटी मोटी बात नहीं। 9 जजेस की बेंच ने अपना फैसला दिया। 6-3 से के आधार पे फैसला आता है। फैसले में 2-3 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ओबीसी के 27% आरक्षण पे क्या लगा दी गई, मुहर लगा दी गई। ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहां से 2-3 क्या बातें तय कर दी गई। एक बात, हाँ 2 बातें, 27% पे मुहर लगा दी गई, 10% को खत्म कर दिया गया, जो नरसिम्हा राव सरकार ने दिया था। नरसिम्हा राव सरकार ने जो 10% दिया था वो खत्म कर दिया गया। 27% कंटिन्यूएशन में रहेगा, लेकिन यहां से 2-3 लिमिटेशंस लगा दी गई। एक लिमिटेशन क्या लगाई गई, 50% से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी लिमिटेशन क्या लगा दी गई कि जो ये ओबीसी होता है उसमें क्या कर देंगे, मलाईदार गैर मलाईदार, वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, वो मलाईदार बोलो तो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है। ठीक है भाई, क्रीमी लेयर का मतलब ही होता है मलाईदार। क्रीम मतलब क्या होता है, मलाई। ठीक है, तो जो क्या है, मलाईदार है, गैर मलाईदार है, वो कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। 6-3 से फैसला था। यही क्या है, आपका पूरा इंदिरा साहनी केस है। अब देखो मलाईदार गैर मलाईदार में, ठीक है मैं सिंपल से बताता आपको। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, उसमें मलाईदार गैर मलाईदार कॉन्सेप्ट है। कौन मैक्सिमम आय कितनी बताई गई है, 8 लाख रुपए। तो मुझे एक परिवार इस देश में लेके आ जाओ जिसकी आय 8 लाख रुपए से मतलब 8 लाख का जो कॉन्सेप्ट, मतलब इतने तक आय जो जिस व्यक्ति की रहेगी उसको लाभ मिलेगा ओबीसी का। क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी आय इसके बाहर जा रही हो? हाँ, सबकी आय इसके अंदर आ जाएगी। इसका मतलब सबको आरक्षण मिलेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो 10% का। ईडब्ल्यूएस में भी 8 लाख का क्राइटेरिया है, ओबीसी में 8 लाख का क्राइटेरिया है। तो जिस व्यक्ति की आय इसके बाहर जाएगी उसको तो आरक्षण चाहिए ही नहीं है, पहली बात। और जिस व्यक्ति की आय इसके अंदर रहेगी उसको आरक्षण चाहिए है। तो मैं मोटा मोटा बात करूं, 52% में कितने लोग, तो अधिकांशता लोग इसमें गिरेंगे। या फिर ईडब्ल्यूएस के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अधिकांश लोग इसी 10% में गिर जाएंगे। इससे क्या बात क्लियर हो गई, आप जो चाहते थे सरकार ने आपको दे दिया, लेकिन सरकार ने भी आपका क्या कर दिया, अच्छे से काटा, है ना। मतलब अब क्या ही मतलब रह गया, 8 लाख में तो सब पूरी पॉपुलेशन है।
जो आरक्षण था वो मतलब आरक्षण का मतलब क्या है कि आपको कुछ स्पेशल वो मिल रहा है, प्रोविजन मिल रहा है, अब तो मिल ही नहीं रहा ना। मैं बात करूं भाई सबको ही शामिल है, तो काहे का आरक्षण, तुमको काहे का स्पेशल प्रिविलेज, सरकार ने भंडारा बना दिया है ना। तो ये एक जिनको लगता है कि आरक्षण से क्या होता है, इस तरीके से फायदा मिल जाता है, उनके लिए ये बात थी, है ना। इस तरीके से फायदा नहीं मिलता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ बातें लिखी हुई हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ये बात कैसे आ गई भाई, तो पीछे क्या चल रहा था आपका, पहले 340 के तहत आप बार बार क्या कर रहे थे, अधिकारी की नियुक्ति कर रहे थे। पहला अधिकारी आपने किसको बनाया, काका कालेलकर को, दूसरा अधिकारी आपने किसको बनाया, बीपी मंडल को। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार कुछ परमानेंट काम करो, तो परमानेंट काम क्या निकल कर आता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निकल करके आता है। किस प्रकार का, सांविधिक, मतलब क्या ला दिया, कानून ला दिया। क्या लाया हमने, कानून लेकर के आया। और ये जो सांविधिक आयोग बनाया गया 93 में, ये कब तक काम करेगा, मोटा मोटा बात कर लें 2016 तक। ये कब तक काम करेगा, 2016 तक। उसके पश्चात हमने क्या कर दिया, उसके पश्चात हमने अमेंडमेंट कर दिया। उसके पश्चात हमने क्या कर दिया, एक 102 अमेंडमेंट कर दिया, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, संविधान में 338 बी आर्टिकल जोड़ करके उसको क्या दे दी, संवैधानिकता दे दी। तो वैधानिक आयोग जो था वो खत्म हो गया। तो वैधानिक आयोग ओबीसी वाला टोटल कितनी बार गठित हुआ, 7 बार। जो पहली बार वैधानिक आयोग 1993 का था, उसके अध्यक्ष कौन थे, आर एन प्रसाद। आखिरी वाले के अध्यक्ष कौन थे, बंगला ईश्वरैया। पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे, आर एन प्रसाद। आखिरी वाले के अध्यक्ष कौन थे, बंगला ईश्वरैया। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर। अब भाई वापस वही कहानी, 338 खा सब क्लॉज 1 से लेकर के 338 ख सब क्लॉज 9 तक। खा एक में क्या बात लिखी है, नाम। खा एक में नाम, खा दो में क्या दिया, संरचना। संरचना वही 1+1+3 वाली संरचना। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। अध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय मंत्री का, उपाध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री का। यही तो आप बार बार पीछे पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कह रहे हैं कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का, क्योंकि आप पढ़ चुके ना ऑलरेडी। 338 खा 3 में क्या दिया है, नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा। खा 4 में क्या है, प्रक्रिया, स्वयं विनियमित कर लेंगे। 5 में क्या दिया गया, कार्य, ये कार्य लिखे हुए हैं, ये कार्य इधर लिखे हुए हैं, पढ़ लेंगे आप। 338 खा 6 में क्या दिया गया है, प्रतिवेदन, किसको, राष्ट्रपति को। 7 में भी प्रतिवेदन है, किसको, राज्यपाल को। 338 खान 9 में क्या दिया गया है, सिविल न्यायालय की शक्तियां दी हुई हैं। और 338 खान 9 में क्या दिया गया है कि भाई इनका भी परामर्श ले लिया जाए कुछ। बस इतनी सी बातें हैं। ठीक है, ये क्या था, इनमें सब समानता थी। अब वही आता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लो भाई, आपको सिर्फ एक चीज बदलनी है, अधिनियम की संख्या। बाकी सब कुछ समान है। सब कुछ समान में क्या जाएगा, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, 3 साल के लिए अपॉइंट करेगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां दे देगी। 1995 में अधिनियम आया था। ठीक है, बस इतनी बातें क्या करनी है आपको उसमें याद रखनी है। ठीक है, इंटेक बहुत ज्यादा है।